अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काइंडली मुझे बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? यू कैन डू थम्स अप। ओके। एवरीवन नोज कि हमारा आज का जो सेशन है वो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये जानने की कोशिश करनी है, एज यू नो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग का आज फर्स्ट सेशन है और हमने इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स इस क्रिटिकल थिंकिंग के सेशन दिस लाइक हमें इन तमाम इस क्रिटिकल थिंकिंग के अंडरस्टैंडिंग करनी है, इसका इंट्रो देखना है कि ये बेसिकली है क्या और हमारी जिंदगियों के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों इसकी ज़रूरत है हमारी जिंदगियों में, हमारे कल्चर के लिए, हमारी यू कैन से कि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ लाई करती है, हम इसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारी जिंदगियों में इसका कितना पार्ट है सो फार, या हम हमारे अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को जानते हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें पता ही नहीं है कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या चीज़। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आज हमारे सेशन में यही चीज़ें डिस्कस होंगी और मैं आप लोगों को कुछ आउटलाइंस दिखाऊंगी क्रिटिकल थिंकिंग को हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है विद इन 2 मंथ्स, और इसके लिए मैं कोशिश मेरी ये है कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें और आउटलाइन में आपको सेशन के एंड में दिखाऊंगी और आप लोगों ने वो टॉपिक्स लेने रिसर्च के लिए, उसमें उस पे हर कोई अपनी अपनी रिसर्च करके आएगा और नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेपरेटली जो भी जिस भी टॉपिक के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन होगी, either you would orally present, either you would prepare the slides, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। अगर स्लाइड्स होंगी तो दैट वुड बी मोर फीजिबल, क्योंकि हमने यहाँ पर सीखना है और हम सिर्फ ये नहीं है कि हम सेशन अटेंड करें और आकर सुनकर चले जाएं, हमने रिसर्च करनी है और उसके बाद प्रेजेंट भी करना है इंशाल्लाह। बेसिकली ये रोड मैप, आई होप कि आप सबको मालूम होगा, जो रोड मैप पिछले दिनों चल रहा था इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग के लिए सेशन भी हुए, मीटिंग भी हुई और आपको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की गई। तो कोशिश ये करें कि रिसर्च बेस्ड चीज़ें करके लाएं और उसमें रेफरेंस भी इनपुट करें और अपना पर्सपेक्टिव भी शेयर करें कि आप किस एंगल से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। आई वुड लाइक कि हर कोई अपने अपने तरीके से यहाँ पे अगर चैट के ऊपर डिस्कस करें, बताएं मुझे कि किसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल थिंकिंग। तो दैट वुड बी रियली अप्रिशिएबल, दैट आपका पर्सपेक्टिव मुझे समझ में आएगा कि कौन क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में क्या सोचता है। जी अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग को अगर बहुत सिंपल जबान में हम कुछ कहना चाहें ना,
तो जो मैं कह सकती हूँ, जो मैं समझ सकती हूँ, वो ये है कि सुनी सुनाई को बस ऑन ना करना, उसको कुछ डायमेंशंस में चेक करना। और वो कितनी डायमेंशंस की हमें समझ है, हम उन्हीं को देख सकते हैं, उन्हीं पर उसको परख सकते हैं। तो जब हमें मालूम हो कि एक चीज को इस तरह टेस्ट चेक कर सकते हैं, तो हम जब इस पे ट्रेन हो जाते हैं तो हम क्रिटिकल थिंकर बन जाते हैं। आई थिंक सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू सना, आपने क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इज देयर एनी अदर पर्सन जो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कोई भी अंडरस्टैंडिंग है, आप चैट पे लिख भी सकते हैं, या आप बताना चाहें तो आप बता भी सकते हैं अनम्यूट करके। इज देयर एनीवन? ओके, ठीक है, हम मूव ऑन करते हैं। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग थिंकिंग इज द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड रैशनली अबाउट व्हाट टू डू और व्हाट टू बिलीव। इट्स अबाउट अवॉइडिंग बाइसेस एंड assumptions एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन। बेसिकली क्या है कि हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के ऊपर, हमारी हमारे अंदर क्या ये एबिलिटी है कि हम अगर कोई चीज़ सुन रहे हैं तो उस सुनी सुनाई के ऊपर हम आंख बंद करके बिलीव कर रहे हैं, या फिर हम उसको गो थ्रू कर रहे हैं, उसको इग्नोर भी नहीं करना और उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना, बल्कि उसको सोचना है उसके बारे में कि ये सामने वाला बंदा ये बात क्यों कर रहा है, उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो क्या हैं, उसका एविडेंस वो दे रहा है कि नहीं दे रहा। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम जिस सोसाइटी में मूव करते हैं, ईस्टर्न सोसाइटी जो हमारा ईस्टर्न माशरा है, हमारा कल्ट है, हम उसका शिकार इस बुरी तरह हुए हुए हैं। जनरेशन्स, नस्लें जो हमारी इसी निग्लेक्शन में गुजर चुकी हैं, इसी वजह से हम मगरबी माशरे से बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। बिगिनिंग में मैंने प्रीवियसली एक सेशन किया था क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ही, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मेंशन किया था अबाउट सॉक्रेट्स, कि ये सॉक्रेट्स का जो आइडिया है ये था बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग की फाउंडेशन में। और वहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि ग्रीक्स थे, ग्रीक्स का जो कल्चर था वो बेसिकली उन्होंने फाउंडेशन रखी मगरबी माशरे को मॉडर्नाइज करने में। क्यों मॉडर्नाइज हुआ? क्योंकि वो लोग अपने कल्चर में जो आर्ग्यूमेंट, पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है, कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट है, उसको प्रोवोक करते थे, उसको मोटिवेट करते थे, अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेकर जाते थे, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लाइफ स्किल्स के ऊपर रेस करते थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे डम ना बने, इसलिए वो डिफरेंट सिचुएशनल जो डिबेट्स होती हैं वो क्रिएट करते थे। वो डिफरेंट जगहों पे बैठकर उनको डिफरेंट जो भी सिनेरियोस चल रहे होते थे, लाइक अगर आप ये कह सकें कि हमारी सोसाइटी में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन का इशू हो गया, महंगाई का इशू हो गया, या जस्टिस का इशू हो गया, या कोई भी इस तरह का इशू, वल्गैरिटी का हो गया, जो फहाशी फैल रही है, या और बहुत से इश्यूज होते हैं। पानी का इशू चल रहा है सोसाइटी के अंदर तो उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, और उसमें वो अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करते थे। और वो क्योंकि उनका बेसिक क्या इंटेंशन था, दे वर वेरी क्लियर टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग के अगर मैं सोचूंगा नहीं, मेरा बच्चा सोचेगा नहीं, तो वो क्रिटिकल थिंकर नहीं बन सकता। और बच्चे को सोच की तरफ प्रोवोक करने के लिए हमने अपने सोशल डिबेट, सोशल इवेंट्स इस तरह के रखने हैं जहाँ पे बच्चा हो या बड़ा हो, सबके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दी जाएगी। कोई अथॉरिटेटिव नहीं होगा, कोई डोमिनेंट नहीं होगा किसी के ऊपर, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। उन्होंने अपने कल्चर के अंदर इस चीज को मोटिवेट किया, और इस चीज को प्रोवोक करने के लिए इन्होंने डिफरेंट इवेंट्स वो लोग करते थे और डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करते थे। अगर हम कंपैरेटिवली अपना ईस्टर्न सोसाइटी अपनी देखें, अपना ईस्टर्न माशरा देखें, मशरकी माशरा देखें, तो हम नस्लों, हम मतलब समझें 3-4 जनरेशन पीछे चले जाएं तो भी हमें कहीं भी दूर दूर तक ये चीज नजर नहीं आती कि अगर किसी का कोई पर्सपेक्टिव डिफरेंट है तो उसको सराहा गया हो, बल्कि उसको कहा जाता है कि ये तो 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठ गया, अपना साइड पर हो गया है, ये इसको कुछ पता नहीं है, और ये हमें चला है समझाने। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हम हमारे माशरे में बड़ा जो है ना, वो बड़ा, उम्र का बड़ा, वो बड़ा कहलाया जाता है ना। सोच का हमने क्या किया है, हम हमारे माशरे में ये टैबू बन गया है कि हमने हमारे कल्चर में और हमारी सोसाइटी में या हमारे घर में, हमारी फैमिली में कोई बड़े उस पर है,
रैंक पर है या किसी का कोई पोजीशन होल्डर है या कोई उम्र में बड़ा है, तो वो बड़ा है, यानी उसकी अथॉरिटी है, उसको सुना भी जाएगा, उसकी बात को एक्सेप्ट भी किया जाएगा, चाहे वो गलत कह रहा हो। मगर ये याद रखिएगा कि ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि अगर कोई एजुकेशनली आपसे आगे है, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है, या अगर कोई बड़े लेवल पर है, तो वो उसकी नॉलेज भी वही होगी जो उसका रैंक है। नहीं, ऐसा नहीं है। अथॉरिटी एक डिफरेंट चीज है, पोजीशन एक डिफरेंट चीज है, और नॉलेज एक डिफरेंट चीज है। हमें नॉलेज किसी गरीब इंसान से, किसी अनपढ़ इंसान से भी मिल सकती है। ये डिपेंड करता है आपका दिमाग कितना ओपन है। मेजर जो की पॉइंट है ना क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए, वो है ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस क्या होती है कि मैं आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी विच इज एविडेंस बेस्ड, विच इज नॉट बायस। मैं बायस नहीं हूं। मैं अगर किसी भी मैटर को देख रही हूं, तो मैं अपने बायसनेस की ऐनक से नहीं देख रही। यानी एक छोटी सी एग्जांपल आप ये ले लें कि अगर मेरी फैमिली के अंदर या मेरी बहन भाई, उनकी कोई डिस्प्यूट चल रहा है उनका, हमारे चचा के घर या हमारे किसी भी रिलेटिव के घर, तो मैंने अपने मेरे सगे बहन भाई हैं और मेरे कजन्स हैं, तो मेरे लिए कौन बिलवेड होगा? मेरे सगे बहन भाई। तो लेकिन मैं क्रिटिकल थिंकर हूं अगर, तो मैं क्या करूंगी? मैं दोनों के डिस्प्यूट को न्यूट्रली एनालाइज करने की कोशिश करूंगी, रादर देन दैट कि मैं बायस होकर सोचूं कि मेरा सगा बहन भाई है तो मैं इसको फेवर क्यों ना दूं। दिस इज नॉट क्रिटिकल थिंकिंग। ये फिर ऐसा हो जाता है कि हम अपना दिमाग दूसरे के हाथ में दे देते हैं कि ये लो, इसकी रोप तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसे हिलाओगे मेरा दिमाग वैसे ही हिलेगा। जब हम अपने आप को कमांड नहीं देते, जब हम अपने दिमाग को खुद कमांड नहीं देते, खुद अथॉरिटी नहीं लेते अपने फैसलों की, अपने ओपिनियंस की, अपनी सजेशंस की, तो फिर कोई दूसरा शख्स हमारे दिमाग की ओपिनियंस और सजेशंस की अथॉरिटी ले लेता है, अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो डिपेंडेंसी है, इसको हमने खत्म करना है। बेसिक चीज, बेसिक अगर हम एक आसान जबान में एक आसान सी बात सोचें, तो वो ये है कि मैंने अपने दिमाग में उठने वाला कोई भी क्वेश्चन जो है ना, उसको इग्नोर नहीं करना। अगर मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, मैंने उसका जवाब तलाश करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं करना कि अच्छा ठीक है, हाँ ये इसी तरह होगा, ये यूं ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। अनफॉर्चुनेटली हमारा ब्रॉटअप इस तरह के एनवायरनमेंट में हुआ है, इस तरह की सोसाइटी में हुआ है, जहां पर एक ऐसा बंदा जो हटकर सोचता है, वो उसको माशरे से काट दिया जाता है। उसके बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं, उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बन जाता है, क्योंकि वो डिफरेंटली सोच रहा होता है। और डिफरेंटली सोचने वाला बंदा ही क्रिटिकल थिंकर होता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो सोच आ ही इसीलिए रही होती है कि क्योंकि वो क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा होता है। बेसिक जो आइडिया है क्रिटिकल थिंकिंग का, ये अपने दिमाग में हमने रखना है कि मेरे सामने, मेरे सिनेरियो में क्या ऐसी चीज गलत हो रही है जो मुझे क्लिक कर रही है अंदर से। मेरे देखें, ऐसा दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके दिमाग में क्वेश्चंस ना उठते हो। मैं मान ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने इंसान को की लाइक आप ये कह सकते हैं कि इंसान का फितरा ही ऐसा है। इसी फितरा पे अल्लाह ने इंसान को बनाया है कि वो सोचेगा, उसके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे। आपके इन्वायरमेंट में जब आपको शटअप कॉल मिल रही होती है, आप खामोश हो जाते हैं। या तो आप खामोश हो जाते हैं, या आप आगे से प्रोटेस्ट करते हैं। आप कहते हैं नहीं, ये बात मेरे दिमाग में आ रही है, जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा मैं चुप नहीं बैठूंगा। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हम साइड पर हो जाते हैं क्योंकि हम अंदर से वीक होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम खुद शैटर्ड होते हैं, हम खुद क्लियर नहीं होते कि शायद हाँ वाकई में ये सही कह रहे हैं, मैं गलत क्वेश्चन कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। लाइक फॉर इंस्टेंस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। बीइंग अ पेरेंट, बच्चे जब कोई क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हम उनको चुप करवा देते हैं, ये क्या कह रहे हो, किसी के सामने मत कह देना। कितनी बुरी बात है, कितनी शर्म की बात। और इवन हम बड़े भी, हम हमारे अंदर बहुत से क्वेश्चंस रेज हो रहे होते हैं, मगर हम शर्म आती है हमें सोचते हुए भी कि हम किसी के सामने कहेंगे कैसे, मालूम कैसे करेंगे।
मगर हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज आज के दौर में ये है कि हमारे पास किताबें तो मौजूद पहले भी थी, मगर अब हमारे पास एविडेंस तलाश करने के लिए सोशल मीडिया भी है। Instead of scrolling up and scrolling down, we should have to go through to use the research platform, to use the social media in a right way. हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो why not to avail it? ये हमने ये चीज आज सीख कर उठना है कि अगर मैं काफी दिन से उठने वाले क्वेश्चंस को दबा रही थी, तो मैंने उनका खुलकर मुकाबला करना है और सोचना है कि वो क्वेश्चन क्यों मेरे माइंड में रेज हो रहे हैं। उनको मैंने राइट डाउन करना है, उनके बारे में मैंने डिस्कस करना है, चाहे कोई मुझे बुरा कहे या भला कहे, लेकिन मैंने उस चीज को डिस्कस करके उठना है। सबसे बड़ी चीज यही है कि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारा ईस्टर्न माशरा आप देख लें, एजुकेशन में पीछे है, टेक्नोलॉजी में पीछे है, एआई में पीछे है। क्या कुछ नहीं, अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक की किताब जो यूनिवर्स मैनुअल कहते हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। मगर आप बताएं दुनिया में कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट किसी एक मुसलमान ने किया हो? मैं आज के दौर की बात कर रही हूँ, वरना जो पुरानी हमारे मुसलमान इन्वेंटर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत इन्वेंशंस की हैं। इवन हम इतने डम हैं कि हम बहुत सी इन्वेंशंस के जो इन्वेंटर्स हैं हम समझते हैं वो अंग्रेज हैं। उनका कोई फाउंडे जो बैकग्राउंड है वो मुसलमानों का नहीं है। मगर आप यकीन करें, मैंने जब रिसर्च की तो मैं खुद आई वॉज लिटरली अमेज्ड कि कितनी ऐसी इन्वेंशंस हैं जिनका बैकग्राउंड मुसलमानों से आ रहा है, और नाम हमें पता है कि इस अंग्रेज ने ये चीज इन्वेंट की है। क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं है, और हम जानना भी नहीं चाहते, हम रिसर्च से ही भागते हैं। मेन चीज ये है कि हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज थिंकिंग, अगर हम सोचना नहीं चाह रहे, अगर हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं हम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम वो फितरा चेंज करना चाहते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बनाई है। उस फितरा को बदलने के बजाय अल्लाह ताला क्या कुरान पाक में क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में फरमाते हैं, उसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। और आगे फिर अब इसमें ये देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन जनरेशनल तरबिया, क्या बेसिकली हम किस तरीके से अपनी जनरेशन्स की तरबियत कर सकते हैं टूवर्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग। कैसे कैसे हम उनको रेस कर सकते हैं, अपने बच्चों को, अपनी नई नस्लों को कैसे हम बता सकते हैं, डिफरेंट गैदरिंग्स के अंदर बैठकर डिबेट करके, पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, नॉट नेगेटिव आर्ग्यूमेंट। जब नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो आर्ग्यूमेंट नहीं होता, वो फिर लड़ाई की फॉर्म इख्तियार कर जाता है। और सबसे बड़ा मसला हमारे ईस्टर्न सोसाइटी का ये है कि हम इम्पेशेंट हैं। मैं, आप, हम सब, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं चीख चीख के कि हमारे अंदर ये क्वेश्चन उठ रहे हैं, हमें इनके आंसर चाहिए। हम चाहते हैं किसी को बताना कि तुम इस जगह पे, पर्सपेक्टिव पे, कहीं ना कहीं तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है वो रॉन्ग है टूवर्ड्स द कुरान। अगर आप कुरान को देखते हैं तो आप उस पर्सपेक्टिव के ऊपर जाके रिसर्च करो। हम कहना चाहते हैं मगर हम कह नहीं पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू बी पेशेंट। तो सबसे पहले तो हमने अपने अंदर उठने वाली चीजों को सप्रेस नहीं करना, बल्कि हमने जाकर उसको रिसर्च करनी है, गो थ्रू करना है, ताकि हमारे अपने जो प्रॉब्लम्स हैं दिमाग के अंदर उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। तभी हम अपनी जनरेशन्स की तरबियत आगे जाके कर सकते हैं। आप बताएं, क्रिटिकल थिंकिंग जैसी अच्छा। छोटी सी लाइफ स्किल। जी। अच्छा सुमेरा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो भी आप सेशंस वगैरह हम करेंगे और उसमें जो भी बात होगी वो सिर्फ हमारी होनी चाहिए। हमारी जनरेशन की भी बात जब होती है ना तो चीजें मिंगल्ड हो जाती है। हम फिर पेरेंट बन के सोचने लग जाते हैं, हम फिर इंडिविजुअल बनकर सोचना बंद कर देते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये जितनी ट्रेनिंग है, जितनी गुफ्तगू होना, इसमें हमें ये सीखना है कि हमने कैसे बनना है। जनरेशन पे जब हम डिस्कस करते हैं ना कि उनको कैसे सिखाएं या बनाएं,
तो चीजों का ना वो पैराडाइम चेंज हो जाता है, सारा वो फोकस चेंज हो जाता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि इस सारी जो भी हम सेशंस करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बेस्ड टास्क होनी चाहिए, और ओरिएंटेशन हम ही लोगों की होनी चाहिए, हमारे बच्चों की नहीं। उनको हम फिर बनेंगे तो बना भी लेंगे। ओके, ये मेरा एक रिक्वेस्ट थी। जी जी बिल्कुल सना, आज सिर्फ मेरा प्लान ये था कि हमारा पॉइंट क्लियर हो जाए कि डेफिनेटली जनरेशन्स की बात इसलिए हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम आज क्रिटिकल थिंकिंग, बीइंग एन इंडिविजुअल क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम करेंगे तभी तो आगे जनरेशन्स की बात होगी। ये सिर्फ एक मैं व्यू पॉइंट मैंने शेयर करना था ताकि हम इसकी बेसिस पर चीज़ों को देख सकें। डेफिनेटली हमने अभी हमारे जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, बहुत से यंगस्टर्स हैं और बहुत सी मदर्स हैं, मगर मैं पेरेंटिंग को टच नहीं करूंगी, लेकिन यंगस्टर्स को भी आगे जाके पेरेंट बनना है। तो आप सिर्फ अभी अपनी इंडिविजुअलिटी को मद्देनजर रखते हुए सोचें कि अगर आप ही क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना जानते चीजों को, तो आप किसी को भी, बच्चों को तो चलें छोड़ें, लेकिन आप किसी के पास भी जा रहे हैं ना, किसी को भी बताने कि देखें ये मेरा पर्सपेक्टिव है, या आप क्रिटिकल थिंकिंग को इस तरीके से लेकर चलें कि आप अपनी लाइफ में हर चीज को एनालाइज करने की कोशिश करें। तो अगर मुझे ही नहीं पता तो मैं किसी को कैसे कन्वे कर सकती हूँ अपना पॉइंट? नहीं कर सकती। तो हमें सबसे पहले तो ये चीज सीखनी है कि हमें डिसिप्लिनरी रहकर क्रिटिकल थिंकिंग को बायसनेस से पाक करके कैसे एविडेंस और फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर जाकर थॉरोली रिसर्च भी करनी है और जानने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि हम अगर इन चीजों को अपनी प्रैक्टिस नहीं बनाएंगे तो हम क्रिटिकल थिंकर भी नहीं बन सकते। एक सेकंड। यस, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक मैं आपसे छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज अ बिग क्रिटिकल थिंकर। तभी तो बचपन से लेके जैसे जैसे वो बड़े हुए, शुरू में इनके फादर जो हैं वो आइडल सेलर थे, वो बुत बेचते थे बनाकर। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचते थे कि मेरे फादर जो हैं वो बुत बेचते हैं, ये खिलौने हैं, वो खेलते थे बुतों से। लेकिन जब जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि ये तो इनको खालिक मानते हैं, ये वो खालिक मानते हैं जो खुद ना हिलकर खाना खा सकते हैं, जो अपने ऊपर से ऊपर बैठी हुई मक्खी तक को नहीं उड़ा सकते, जो किसी जिनकी मौजूदगी होना ना होना ना किसी के लिए नुकसानदेह है ना किसी के लिए फायदेमंद है। तो ये कैसे किसी को नुकसान मतलब हमें रिस्क दे सकते हैं, हमें तख्लीक कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिमाग में क्रिटिकल थिंकिंग, वो एज अ क्रिटिकल थिंकर बन के सोचते थे चीजों को, तभी तो उन्होंने जानने की भी कोशिश की, उन्होंने रेस की अपनी आवाज उठाई कि ऐसा नहीं करें। प्लीज काइंडली म्यूट योर सेल्फ। और उसके बाद जहां वो फंस रहे थे, जहां वो स्टक हो रहे थे, उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह ताला से क्या कहा कि अल्लाह ताला से उन्होंने ये कहा कि अ, मुर्दों को किस तरह से जिंदा करते हैं आप, मुझे प्लीज दिखा दें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम ईमान नहीं रखते? ये ये सूरह बकरा की आयत नंबर 260 है, जिसके अंदर इस वाक़े के बारे में बयान हुआ हुआ है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम ईमान नहीं रखते? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया क्यों नहीं, बल्कि ये चाहता हूं मैं कि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ और 4 परिंदे पकड़ो और उन्हें अपने साथ मानूस कर लो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें उन्हें बुलाओ, वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे, और जान लो कि बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। तो उसमें फिर क्या हुआ था कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया था कि मुख्तलिफ पहाड़ों पर उन्होंने जो उनके टुकड़े हैं वो सब रख दिए थे, और जब उन्होंने बुलाया तो वो सब जिंदा होकर दौड़ते हुए उनके पास आ गए। इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है? इस वाक्य से हमें ये पता चलता है, ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो आप लोग दोबारा इसी को रीज्वाइन कर लीजिएगा। इस वाक्य से हमें ये लेसन मिलता है कि उन्होंने जब जो जो जहां जहां उनको लग रहा था, उन्होंने लोगों को गाइड करने की कोशिश की कि ये मिट्टी के और पत्थर के बुत तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते, तो तुम इनको खुदा कैसे मानते हो? लेकिन जहां वो फंस रहे थे, जहां अटक रहे थे, जहां उनको डाउट था, मतलब ईमान तो उनका पक्का था, मगर वो उनको एक क्यूरियोसिटी थी, जुस्तजू थी जानने की कि कैसे जिंदा करते हैं अल्लाह ताला। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको दिखाया
ये किस चीज का नतीजा था? क्रिटिकल थिंकिंग का नतीजा था। इसी तरह हम कुरान पाक में देखते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में क्या फरमाते हैं। एक वर्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के बदलने में इन अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। एक और वर्स में अल्लाह ताला कहते हैं जो अल्लाह को खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर याद करते हैं और आसमानों और जमीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं ए हमारे रब, तूने ये सब बेमकसद पैदा नहीं किया, तो तू सबसे पाक है, बस हमें दोजख के अजाब से बचा ले। और फिर एक जगह कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, कह दो, और ना मैं गैब जानता हूँ और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ इस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ भेजी जाती है। कह दो क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? आप ये देख लें कि सुम्मुम बुकमुम उम्युन, अल्लाह ताला ने किन लोगों को गूंगा बहरा और अंधा बोला है? आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि कुरान पाक में सूरह अराफ में अल्लाह ताला इंसानों को कैटल से तशबीह देते हैं, यानी फार्म एनिमल्स से। क्यों? ऐसा क्यों है? अल्लाह ताला हमें गाय भैंसों से तशबीह देने के बजाय हमें खरगोश से भी तशबीह दे सकते थे, कबूतर से भी दे सकते थे, बिल्ली कुत्ते से भी दे सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ फार्म एनिमल ही क्यों चूज किया? क्योंकि आपने देखा है कि कबूतर के करीब जाओ तो वो फौरन डर के भाग जाता है, बिल्ली है फौरन प्रेजेंस फील कर लेती है, कुत्ता है किसी को करीब नहीं आने देता, फौरन उसके रिफ्लेक्सेस जो है ना उसको अलर्ट कर देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि गाय भैंसे वो बस चढ़ती जाती हैं, उन वो रोड पे भी गुजर रही होती हैं तो उनको कोई परवाह नहीं होती कि ट्रक आएगा और मार के चला जाएगा। वो स्लो स्लो करके चलती रहती हैं और उनको बस ये पता होता है कि हमने खाना है, सोना है और दूध देना है। तो हमारे लिए ये सोच की घड़ी है कि अल्लाह ताला ने हमें फार्म एनिमल्स से ही क्यों तशबीह दी है? और बेशक हमने जहन्नुम के लिए बहुत से जिन और इंसान पैदा किए, इनके दिल हैं जिनसे वो समझते नहीं, और इनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते नहीं, और इनके कान हैं जिनसे वो सुनते नहीं। वो मवेशियों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। वही लोग गफलत में पड़े हुए हैं। हमारी गफलत की सबसे बड़ी जिंदा मिसाल यही है कि हम सब कुछ जान रहे हैं, बूझ रहे हैं कि कुरान पाक में हमें सब बता दिया है, खोलकर निशानियां दे दी हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? हम बस चले जा रहे हैं, अपनी धुन में चले जा रहे हैं। हमारा जो एक बटन प्रेस हुआ हुआ है कि हम सुबह उठते हैं, अपना वो काम करते हैं, फिर रात को सो जाते हैं, हम बस इसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। हम समझते हैं कि हम दुनिया में आए ही खाने पीने के लिए हैं, कमाने के लिए हैं, पढ़ लिख कर हम कमा लें, अपना करियर बना लें। ये हमने अच्छा ऑटो सुनैना, पायलट। इसमें सबसे ना इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो कैटल्स की मिसाल है ये एक क्रिटिकल थिंकर ही ऐसे इंटरप्रेट कर सकता है। जो क्रिटिकल थिंकर नहीं होगा वो बस कहेगा बस अल्लाह ताला ने कहा है कि सुमुन बुकमुन उम्युन। तो इसका इंटरप्रिटेशन ही बता रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग कितनी पावरफुल चीज है। जिस तरह से ये अभी आप बता रहे हैं कि वो बिल्ली को क्यों नहीं कहा, ये मल्टी डायमेंशंस में क्रिटिकल थिंकर नहीं इंटरप्रेट किया होना ना। आम बंदा तो नहीं कर सकता। हम इतने सालों से ये पढ़ रहे हैं, हमने कभी ऐसे सोचा? तो एग्जैक्टली। ये भी एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। बिल्कुल सना, आप देखें ना, हम सोचना तो दूर की बात है। मैं आपको किसी की नहीं अपनी ही मिसाल दूंगी कि बचपन से लेके आज तक मैंने क्यों नहीं सोचा कि कुरान पाक को सिर्फ कुरान खानी में क्यों पढ़ा जाता है। हम घर में पढ़ते हैं, कुरान पाक को सबसे ऊंची जगह पे रखते हैं जहां से उतारना भी हमें जो है ना मुसीबत लगता है। हम इतना ऊंचा उसको रख देते हैं। फिर हम कहते हैं कि उसको हाथ नहीं लगाना, नापाक हाथ नहीं होने चाहिए, बगैर वजू के नहीं होना चाहिए। मतलब 40 साल तक मैंने क्यों नहीं सोचा, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि दुनिया में कोई ऐसी किताब मैंने आज तक नहीं पढ़ी जिसका मतलब मुझे ना आता हो। कुरान पाक जैसी इतनी कीमती किताब, हमने उसको कीमती ही बना दिया है, जुजदान में रख के हम ऊपर रख देते हैं। तो मैं सबसे बड़ी मिसाल अपनी दूंगी कि वाकई मैं 40 साल तक एक कैटल ही थी, कि मैं बस चले जा रही थी अपनी धुन में, चले, मुझे नहीं पता था, मेरी आंखें जब तक अल्लाह ने नहीं खोली, क्योंकि वही बेशक हिदायत दिखाने वाला है, उसी वही हिदायत की रोशनी दिलों में पैदा करने वाला है। वरना हम इतने डम हैं कि हमें तौफीक नहीं मिल सकती कि एक किताब जिसके अंदर 114 चैप्टर्स हैं, ये इसकी कोई रीजन है ना, आप खोलकर उसको समझने की कोशिश तो करें। पढ़ना तो दूर की बात है, समझना तो दूर की बात है, हमने पढ़ा नहीं है, उसको समझते नहीं है। अभी भी अगर हम किसी से कोई बात करें तो क्या होता है? ठीक है, सही है, आर्ग्यूमेंट हो गया,
अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। हमारी एक टीम लीडर है, उनसे मेरी कल बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे वो शी वॉज वेरी डिप्रेस एंड शी वॉज फीलिंग डाउन के मैं आपसे बात कर लेती हूँ। वो उनका किसी अपनी फ्रेंड से बात हो रही थी और गौस पाक के ऊपर उनका डिस्कशन हो रहा था कि वो लोग जो है न्याज नजर न्याज भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो उन्होंने हर आलिम को जो है ना उन्होंने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं क्यों रिसर्च करूं। अल्लाह ताला ने अगर ये आयत दी है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये जो आप निकाल रहे हैं। मतलब हम इतने जाहिल हैं कि हमें खुली निशानियां नजर नहीं आ रही। तो ये तो अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं। हम इस तरीके के जो लोग हैं, उन्हीं लोगों के लिए सुम्मुम बुकमुम और उम्युन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार फरमाया है। बार बार अल्लाह ताला ने ये मिसालें दी हैं। इसके बावजूद हम समझना नहीं चाहते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हर उस चीज को क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करें जहां हमें लग रहा है कि ये चीज जो है ना ये गलत हो रही है। लेकिन उसके लिए सबसे मेजर की पॉइंट को मत भूलें कि आपने बायस नहीं होना। आपने जो है ना बिल्कुल ओपन माइंडेडनेस के साथ चीजों को सोचना है। आपने जो है ना पर्सनल नहीं लेके जाना कि ये तो मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करना शुरू हो गया। आपने आपको लग रहा है कि एक जाहिल बंदा है जो इतना रिजिड है कि वो करना ही नहीं चाहता एक्सेप्ट किसी चीज को, क्योंकि वो समझता है आई एम द परफेक्ट एंड आई एम करेक्ट, मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हो सकता। तो प्लीज लीव दैट प्लेस। आप नहीं समझा सकते ऐसे बंदे को, क्योंकि उसको वो अपने आप को गलत क्या, वो तो ये सोचने पे ही राजी नहीं है कि मैं जाके रिसर्च ही कर लूं। वो कहता है मैं रिसर्च क्यों करूं, मैं ठीक हूं, तो मुझे क्या जरूरत है रिसर्च करने की। तो फिर ऐसे बंदे को छोड़कर आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढें जिस तक आपकी बात पहुंचना जरूरी है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने अंदर के क्रिटिकल थिंकिंग के रिफ्लेक्सेस जिंदा करने पड़ेंगे। ये रिजिडिटी और ये एक्सेप्टेंस ओपन माइंडेडनेस को अलग करती है कि कौन जो है वो बायसनेस से पाक होकर हर चीज को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एट टाइम्स हम अथॉरिटी अथॉरिटी जो होती है ना उसके नॉलेज और उसकी इंफॉर्मेशन से फैसिलिटेट हो रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को डिग्रेड कर रहे होते हैं कि नहीं, मेरे अंदर जो क्वेश्चन उठ रहा है वो ठीक नहीं हो सकता। जाहिरी बात है, ये बंदा इतने बड़े रैंक पर है तो ये ऐसे ही तो नहीं पहुंच गया। इसने भी जो है वो कोई धूप में तो अपने बाल सफेद नहीं किए, इसने इसका एक्सपीरियंस है, इसने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, पढ़ा है। तो व्हाई नॉट कि मैं इसका ओपिनियन जो है वो इसको फॉलो करूं। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग आप अल्लाह को फॉलो करें। आपको आपके दिमाग का क्वेश्चन तंग कर रहा है, इसके बावजूद आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपकी फैमिली का जो अथॉरिटेटिव बंदा है वो ठीक है, क्योंकि वो बड़े रैंक पर है, उसकी तालीम आला है, वो हाईली क्वालिफाइड है। इसलिए मैंने कम पढ़ा है तो मेरा क्वेश्चन तो भाई अगर मैंने बोल भी दिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, आई आई विल बी बीइंग ह्यूमिलिएटेड, सो दैट्स वाई चुप ही रहो तो बेहतर है। ये वाला काम नहीं करना हमें। एम्पावरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ये कैसे आएगी हमारे अंदर, ये मैं अभी इन बातों से, हमारी जो भी अभी तक बातें हुई हैं उनसे आपकी काफी क्लियरेंस हो चुकी होगी कि हमने अपने आप को एम्पावर कैसे करना है। अनलेस वी विल एम्पावर आवर सेल्फ, वी आर नॉट सपोज टू गो टू एम्पावर टू सम अदर पर्सन। इवन हम अपनी फैमिली में भी किसी को एम्पावर नहीं कर सकते। तो अपनी तरफ से हमने क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करना और सोचना है कि हम इस चीज को कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं या सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी, मेरी आवाज आई होप आ रही होगी सबको। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने अपने आप को एम्पावर कैसे करना है। हमने हर ऐसी जगह, हर ऐसा टॉपिक हम सोच रहे हो, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये सोच रही हूँ कि पाकिस्तान का माहौल कितना गंदा है पाकिस्तान में इतनी पोल्यूशन हो गई है कि हवा के अंदर इतने ज्यादा जर्म्स हैं कि बच्चे और बड़े जल्दी जल्दी बीमार होते हैं तो इसका मेरे पास एविडेंस होगा ना। मैं सोच रही हूँ कि ये हवा क्यों गंदी है, क्योंकि हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स मौजूद है। मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा है, इसके बाद मैं ये बात कर रही हूँ। हम क्या करते हैं, हम बगैर फैक्ट्स और फिगर्स को जाने हम कोई भी बात कर देते हैं। उसका हमारे पास एविडेंस नहीं होता, रेफरेंस नहीं होता। तो फिर क्या होता है, उस चीज को सामने वाला चैलेंज कर देता है और हम चुप रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता।
तो ये बहुत जरूरी है कि हमने जो भी बात करनी है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के अकॉर्डिंग हो, एविडेंस हो, हमारे पास रेफरेंस हो, और इसके बाद हम किसी से वो बात कर रहे हो। तो एम्पावर करने के लिए सबसे बेसिक टूल क्रिटिकल थिंकिंग का है कि हम जब चीजों को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होंगे तो हमें बहुत से हमारे अंदर उठते हुए क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होंगे। उसके लिए डेफिनेटली वी विल गो टू डू द रिसर्च, गो टू रीड द बुक्स। इसी तरह हम अपने आप को एम्पावर भी कर सकते हैं और इंटेलेक्चुअली वेल इक्विप्ड भी कर सकते हैं। Fostering healthy discussions. This is very important tool to create or enhance the critical thinking skill. क्योंकि जब हम डिफरेंट डिबेट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट हेल्दी डिस्कशंस के अंदर, गैदरिंग्स के अंदर जाते हैं और इंटेंशनली और पर्पसफुली सिचुएशंस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ताकि हेल्दी डिस्कशंस के थ्रू हमें पता चले कि बेसिकली फॉर इंस्टेंस अगर मैं पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बात करना चाह रही हूँ तो हमने एक 2 या 4 लोगों की हेल्दी डिस्कशंस रखी हुई हैं वीकली, और हम वो करते हैं। जैसे अभी आजकल जो डिस्कशन फोरम पे होता है कि पैलेस्टीन इसराइल डिस्प्यूट के ऊपर जो भी लोग अपनी ओपिनियंस दे रहे होते हैं, उनकी किसी भी क्लिप को लेकर और उसके ऊपर फिर उन चीजों को एनालाइज करने की कोशिश की जा रही होती है कि कौन क्रिटिकल थिंकर है, जो एविडेंट बेस बात कर रहा है, और कौन कहाँ पर फैलेसीज आ रही हैं, और कहाँ पर इंसान जो है वो बायस होकर जो है चीजें कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हेल्दी डिस्कशंस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रखें। अपने हमारे पास एक फ्रेंड है, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह हर कोई अपने अपने एंगल से जो चीज एक चीज को पर्सपेक्टिव को देख रहा होता है, हर किसी का एंगल जब शेयर होता है तो हमारी लर्निंग जो है ना वो बहुत ज्यादा रैपिडली होती है, और फिर हर किसी को ये सीखने का मौका मिल रहा होता है कि हमने किस लेवल के ऊपर जाके रिसर्च करनी है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी जिंदगी में, हमारे कल्चर में, हमारे आसपास कहीं भी, इट डिपेंड्स के सोशल मीडिया पे आजकल क्या चल रहा है, और पॉलिटिकली जो है वो क्या चीजें हो रही हैं और क्या नहीं हो रही हैं, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। सुमेरा, एक्सक्यूज मी, क्या आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं? मुझे नजर नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर, सॉरी, वो रीज्वाइन जब किया था ना तो आई फॉरगॉट टू शेयर द स्क्रीन। एक सेकेंड, नाउ इट्स विजिबल। स्क्रीन विजिबल है अब? जी, थैंक यू। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमने कैसे सीखना है? सबसे पहले हम अपने घर से शुरू करें, अपने आसपास के माहौल से शुरू करें, अपने फेलियर्स को माइंड में रखें। आप यकीन माने कि जितनी तेजी से इसको इन्वर्जन कहते हैं इस स्किल को, कि हम जितनी तेजी से क्रिटिकल थिंकर बनते हैं, क्या आपकी सोच है इस टूल को यूज करते हुए। इन्वर्जन यानी आप ये ना सोचें कि मुझे कामयाबी कैसे मिलेगी, बल्कि आप ये सोचना शुरू करें कि मैं अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ फेल हुआ हूँ, कौन कौन सी फेलियर्स को मुझे एनकाउंटर करना पड़ा है, उन फेलियर्स का रूट कॉज क्या था, कहाँ कहाँ मेरी वीकनेसेस थी, कहाँ कहाँ मैंने चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया, या टाइम मेरा वेस्ट हुआ, या क्या हुआ। उन फेलियर्स को जब आप जाके रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, और उसको थॉरोली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, नोट्स मेकिंग करें, नोट्स बनाएं और सोचें कि मेरा ये वाला फेलियर जो लास्ट ईयर हुआ था वो क्यों हुआ था, उसका रीजन क्या था, उसकी लॉजिक क्या थी, उसका रूट कॉज क्या चीज बनी थी। उस फेलियर से आप यकीन माने कि आपको यू विल गेट टू नो द अमेजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स कि अच्छा ये वाली चीजें हुई थी, दैट्स व्हाई आई गॉट द फेलियर। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग करने के बाद ही आपको समझ में आनी शुरू होती हैं चीजें, कि ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्यूशन इसका निकालने के लिए मैंने इस चीज को पकड़ना है या इस चीज के ऊपर काम करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप हर उस चीज को जो आपके सराउंडिंग में हो रही है या आपके साथ पेश आ रही है, आप उसको तजस्सुस की निगाह से देख रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हम कभी कभी ना हम गिल्ट में भी आ जाते हैं। गिल्ट इन द सेंस के हम हमारी हमने
बीइंग अ क्रिटिकल थिंकर हम सोचते हैं कि हम तो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, और तजस्सुस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक क्रिटिकली और एनालाइज द थिंग्स क्रिटिकली। तो हमने हर चीज को तजस्सुस की निगाह से देखना है और हम हर चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या होता है एट टाइम्स, आपके सराउंडिंग में लोग आपको गिल्ट में मुब्तला करने की कोशिश करते हैं कि तुम तो कुछ ज्यादा ही तजस्सुस में मुब्तला हो गए हो, अब देखो ये चीज ऐसे नहीं है। तो हम सस्पिशियस हो जाते हैं, हम हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर्ड हो जाता है। सबसे पहले तो हमें अपने माइंड में ये सोचना पड़ेगा कि हमने कोई भी चीज क्रिटिकली एनालाइज की है तो हम क्लियर हैं इस चीज के लिए, एवरीथिंग इज क्लियर। हमने ट्रूथ और एविडेंसेस को देख लिया है, हमने फैक्ट्स और फिगर्स को कंप्लीटली थॉरोली रिसर्च बेस्ड स्टडी कर ली है। उसके बाद आकर कोई आपसे, चार लोग भी कह रहे हैं ना कि यू आर गिल्टी, क्योंकि आप क्रिटिकल थिंकिंग के चक्कर में आप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं, ये दिस इज नॉट करेक्ट। कोई कुछ भी कह रहा है, आपको गिल्ट में मुब्तला करने की कोशिश कर रहा है, आप अगर क्लियर हैं अपने माइंड में, यू आर नॉट सपोज टू शैटर्ड योर कॉन्फिडेंस। यू बिकॉज यू न्यू ऑलरेडी कि मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखकर ये बात की है। एडेप्टेबिलिटी एंड रिजिलियंस। एडेप्टेबिलिटी क्या है? जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था ओपन माइंडेडनेस का, तो ओपन माइंडेड है ना अगर आप, तो आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस और एडेप्टेबिलिटी है कि अगर मैं चार लोगों से बात कर रहा हूँ, पहले बंदे का पर्सपेक्टिव अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, चौथे का अलग है, मगर मेरा जो पर्सपेक्टिव है उन उस पे सब यूनाइटेड हो गए हैं कि मेरा तो है ही गलत। तो आपने पॉजिटिवली उस चीज को एक्सेप्ट करना है और उनसे कहना है ठीक है, गो फॉर द रिसर्च। और फिर हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो हम उसके ऊपर रिसर्च करके आएंगे और फिर एविडेंस बेस्ड बात करेंगे कि मेरी बात ठीक है या आपकी बात ठीक है। दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड, एक्सेप्टेंस, एडेप्टेबिलिटी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप रिजिड ना हो, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे अंदर थोड़ी एरोगेंस आ जाती है, हमें पता नहीं चलता। और अगर कोई हमें कहता है तो हम उसको बड़ा थ्रेटनिंग वे में ले लेते हैं, नहीं मैं तो ठीक हूं। अगर मैं ये कह रही हूं कि मैं तो ठीक हूं, आई एम नॉट अ क्रिटिकल थिंकर। बिकॉज क्रिटिकली थिंक करने वाले लोग, दे आर ऑलवेज ओपन, ओपन टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो ये बहुत जरूरी है कि मैं कहीं रॉन्ग वे में तो नहीं जा रही, मेरा ट्रैक क्रिटिकल थिंकिंग का कहीं टर्न तो नहीं हो गया, ट्विस्ट तो नहीं हो गया, ये चेक करना बहुत जरूरी है। सो कीप चेक योर सेल्फ रेगुलरली। एंड रेजिलियंस क्या होती है कि ठीक है, अगर मैं डिमोटिवेट हो गई हूँ या मैंने चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश की बट आई वॉज रॉन्ग, दैट्स फाइन, टेक इट पॉजिटिव, टेक इट पॉजिटिवली। ये पॉजिटिविटी रेजिलियंस होती है कि हमने उस चीज को एक्सेप्ट किया, उसके बाद हमने जाके रिसर्च की और हमने पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करने के बाद ये सोचा कि थैंक गॉड कि ये बंदा मुझे मिल गया, अगर मुझे नहीं पता होती ये बात तो मैं तो आगे सबको पहुंचाता रहता। फिर क्या होता कि वो मेरे थ्रू 10 लोगों तक ये बात पहुंच जाती। तो ये बहुत जरूरी है कि हर चीज को पॉजिटिव एंगल से जरूर देखें, बायसनेस को माइनस करते जाएं, न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है चीजों के लिए। एथिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट, यानी अखलाकियात मेरी कहाँ स्टैंड करती हैं। अगर मैं क्रिटिकल थिंकर हूं मगर मुझे, मेरे अंदर अखलाक नाम की कोई चीज नहीं है, और मैं जब आर्ग्यूमेंट होता है तो मैं उस पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट को भी नेगेटिव बना देती हूँ, तो इट मीन्स आई डोंट हैव एथिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट, आई नीड इट। सो क्रिटिकल थिंकिंग अगर हम अपनी जिंदगियों में जरूरी समझते हैं, ये मुझे नहीं पता, हर एक को अपना अपना पता है। अगर मेरे लिए जरूरी है तो जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए हो, हर एक का बैकग्राउंड डिफरेंट है। हमें हर कोई, हर इंसान अपने बैकग्राउंड से आ रहा है, लेकिन वो अपने बैकग्राउंड का जो टोटल जो एक गार्बेज है या एक लगेज है वो अपने शोल्डर्स पे लेकर आ रहा होता है। कुछ लोग जो क्रिटिकली थिंक करते हैं वो उस गार्बेज को या उस लगेज को पीछे छोड़कर आते हैं, अपने बैकग्राउंड को साथ साथ लेके नहीं चलते, बल्कि वो क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करना चाहते हैं, वो एजुकेट होना चाहते हैं, वो अवेयरनेस हासिल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके अंदर ग्रोथ हो, और ग्रोथ के लिए वो अपने आप को ओपनली हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी करते हैं। दिस इज एथिकली एंड मॉरली डेवलपमेंट, कि मैं आई एम रेडी, आई एम, आई हैव द अंडरस्टैंडिंग कि मैं अगर क्रिटिकली चीजों को सोच रही हूँ
तो मेरे अंदर अखलाक भी होना चाहिए कि मैं अगर आर्ग्यूमेंट करने जाऊं किसी से, किसी को बताने जाऊं कि ये चीज इस तरह है, तो मुझे तरीका आता हो। वरना मैं जो है वो रिएक्ट करूंगी तो उल्टा जो है ना गलत इंप्रेशन सामने वाले पे पड़ेगा, और वो सोचेगा कि ये तो अच्छी बात बताने भी गलत अखलाक से आई है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका अखलाक जो है वो बेहतर हो, मॉरल और एथिकली आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ हुई भी हो, आपने उस पे काम किया हुआ हो। अच्छा, उसके अलावा हमने अभी डिस्कस किया था कि जब एक इंसान के दिल में कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं तो वो क्वेश्चन करना शुरू होता है, तो फिर उसके घर वालों को पता चलता है ओहो ये तो सब अलग ही सोच रहा है, ये तो मुख्तलिफ ही सोच रहा है, तो उसका बायकॉट कर दिया जाता है, उससे बात नहीं करता कोई, हर कोई अलग हो जाता है। लेकिन आपको इस चीज से डरना नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर ना खौफ पैदा हो जाता है, हम डर जाते हैं कि अगर मुझे सोशली आइसोलेट कर दिया गया तो मैं क्या करूंगी, मेरे रिलेटिव्स मुझसे नाराज हो जाएंगे, मैं सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा सकूंगा। ये सब चीजें वो लोग सोचते हैं जो चीजों को एनालाइज करने से पहले अपने पर्पस में क्लियर नहीं होते। तो क्रिटिकल थिंकर जो होता है ना, उसके ऊपर इन चीजों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि उसने अपने अंदर उठने वाले क्वेश्चंस को जाके रिसर्च की है, और एविडेंसेस और फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर वो अपने घर वालों से या फैमिली से बात कर रहा है। अगर फैमिली उसको बायकॉट कर रही है या उसको सोशली आइसोलेट करने की कोशिश कर रही है, दैट्स फाइन। क्योंकि जब एक इंसान गलत एक एक मुख्तलिफ सोच लेकर उभरता है या अपने अंदर के क्वेश्चंस को रेस करके उनके आंसर्स तलाश करने की कोशिश करता है या लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है, तो क्या होता है उसके साथ, उसको इसी तरह से ट्रीटमेंट मिलता है सोसाइटी का, स्पेशली हमारे ईस्टर्न सोसाइटी का, जहाँ पे इतने सख्त टैबूज हैं हमारे कल्ट बेस्ड के अपने बहन भाइयों तक का जो एक होता है ना कि रिलेशनशिप, वो आप हैरान हो जाते हैं कि इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिल रही होती हैं जो आपकी करीब से कभी गुजरी भी नहीं होती। वो आप जब क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करें तो यू हैव टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ रिगार्डिंग दैट। लाइक मिसाल के तौर पर, एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में हस्बैंड एंड वाइफ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की गलत रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने से मना कर देते हैं। क्या किया उन्होंने, एक डिफरेंट काम किया। चार भाई हैं, तीन की शादियां हो गई, चौथे की जब हुई है तो उसने शादी के बाद जब देखा कि अनफेयर एटीट्यूड है घर वालों का और रूल्स एंड रेगुलेशंस ही अजीब बने हुए जो हमारा इस्लाम कुरान हमें नहीं सिखाता, तो उसने क्या लिया, स्टैंड लिया। क्योंकि उसको पता है कि उसने क्रिटिकली चीजों को एनालाइज किया हुआ है, उसको पता है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू हो रहा है और क्या रूट कॉज है उसकी। तो ही वांट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली। लेकिन उस फैमिली में पिछली कई नस्लों में नहीं इस तरह का कोई केस हुआ, किसी ने कोई इस तरह से रिएक्ट नहीं किया, डिफरेंटली सोचा नहीं, तो उनके लिए एक अजूबा सी बात है मिसाल के तौर पर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको जायदाद से आग कर दिया, उन्होंने उनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, आपने सेपरेट होना है, ठीक है, जाके खुद अपने बलबूते पे कमाओ खाओ, ना बिजनेस में कोई आपका हिस्सा है ना घर में कोई हिस्सा है, आप जानो आपका काम जाने। दिस इज द वे। जब हम कोई स्टेप लेते हैं, जब हम सोसाइटी से मुख्तलिफ कोई काम करते हैं, तो हमें ये एटीट्यूड्स, हमें ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। इसके लिए हमें मेंटली एंड इमोशनली प्रिपेयर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि सिंगल पेरेंट्स, सिंगल मदर या सिंगल फादर होते हैं जो अपने बच्चों को रेस कर रहे होते हैं। या मिसाल के तौर पर आप एक प्रीचर को देख लें, एक ऐसा इंसान जो देख रहा है कि मेरे सामने मेरे घर वाले क्या क्या कुछ कर रहे हैं, अल्लाह की हदों को फलांग रहे हैं, मैं कैसे रोकूं, मुझे समझ नहीं आता। अब वो बोलता नहीं है, वो बस सोचता रहता है कि मैं क्या करूं, बोलूं या नहीं, नहीं बोलूं, बोलूं या नहीं बोलूं। बेसिकली वो क्रिटिकल थिंकर है, मगर उसके दिल में क्या है, डर, खौफ। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं कमाता नहीं हूं अभी, मेरी एजुकेशन अभी कंप्लीट हुई है, मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ, मैं किस मुंह से जाके उनको बोलूं कि आप टीवी पर ये चीजें ना देखें, आप बिजली चोरी ना करें, आप बैंक से सूद पर गाड़ी ना निकलवाएं, आप
पैसे जो हैं वो कर्जा ना लें सूद पर। मैं कैसे बोलूं? अगर मैं बोलूंगा तो मेरा तो बाइकआउट हो जाएगा। मैं क्या करूं? तो जब हम ये क्या करूं और कैसे, हाउ, व्हेन, व्हाट, ये सब सोचना शुरू हो जाते हैं ना, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द पर्पस, तो चीजें खराब हो जाती। फिर क्रिटिकल थिंकिंग जीरो पे चली जाती है आपकी। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आपने जो सोच लिया है वो आपने करना है, और उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर सामने आएंगे, वो आपने फेस करना है इन एनी केस। तो अगर आपने क्रिटिकली चीजों को एनालाइज कर लिया, अपने अंदर उठते हुए क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लिए हैं, तो फिर खामोशी के बजाय आपने जाकर रोकना है। आपका आपसे सवाल होगा। अच्छा, मुझे एक बात याद आई कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि कहते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि लोगों को खबर नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझसे कोई पूछ रहा था कि मेरा क्या ओपिनियन है इस चीज पे कि हमारी पिछली नस्लों ने, नस्लों को पता नहीं था, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी। तो क्या उनको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा? अल्लाह ताला उनको ये बेनिफिट देंगे कि उन्होंने क्रिटिकली चीजों को एनालाइज नहीं किया, क्योंकि वो अप्रोप्रिएटली एजुकेट नहीं हुए हुए थे, दैट्स वाई। मुझे भी ऐसा लगता था पहले कि मे बी कि उनको ये बेनिफिट मिल जाए, मगर सूरह फातिहा के अंदर जब हम ये पढ़ते हैं ना कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दॉल्लीन, तो अल्लाह ताला ने तो यहाँ पे हमें बता दिया है कि इल्म हमारे पास है या नहीं है। 12 साल के बाद मेरा दिमाग अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया था कि मैं सोचती, मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठते थे। क्यों नहीं मैंने रेस की आवाज? मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं रेस किए? मैंने क्यों नहीं अल्लाह ताला को खोजने की कोशिश की? अल्लाह ताला ने तो कुरान में फरमाया है कि मैंने जब कह दिया है कि अफला ताकिलून, अफला याकिलून, फिर अकल क्यों नहीं की? तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पिछली नस्लें या हम आप जैसे लोग जिनको अभी भी, जिन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा, उनको बेनिफिट मिल सकता है कि उनको ये इल्म नहीं था, वो बेखबर थे, तो शायद वो बच जाएं। अब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज है। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो कि आप लोग का क्या पर्सपेक्टिव है, बट मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि उनको ये बेनिफिट इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि थे तो वो इंसान ना। हाँ, कैटल नुमा इंसान थे, मगर अल्लाह ताला तो पूछेंगे ना कि मैंने तो एक सेहतमंद चलता फिरता जिस्म दिया था, सेहतमंद दिमाग दिया था, इस्तेमाल क्यों नहीं किया उसको? हमें तो कब्र में जाके पूछा जाएगा ना कि जो माल था वो कहाँ खर्च किया, कैसे हासिल किया, और फिर कहाँ खर्च किया। जो औलाद थी उसको कैसे रेज किया, और फिर उसको उसके साथ क्या किया, उस अमानत में खयानत तो नहीं की। जहां मेरे बंदों की मदद करने का मौका था वहां क्या किया, कहाँ कहाँ टाइम जाया किया, अपना वक्त जो था वो कहाँ गुजारा, किस तरह गुजारा, ये क्वेश्चन होंगे हमसे। तो हमने क्या इनकी तैयारी की है? ये बेनिफिट किसी को भी नहीं मिल सकता। हर इंसान को अल्लाह ने एक जैसा बनाया है, चाहे वो प्रॉफिट्स हो, चाहे वो एक एवरेज इंसान हो, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। दैट्स इट। आज के लिए इतना ही मैंने करना था। आगे थोड़ा सा है लेकिन इसको हम बस यहीं पर स्टॉप करते हैं। मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड आप लोग कर लें, फिर मैं आप लोगों को टास्क के बारे में बताती हूँ जो आप लोगों ने नेक्स्ट सेशन में रिसर्च करके आना है। आप लोग जो भी मैं टॉपिक्स की लिस्ट डाल दूंगी ग्रुप में, उसमें से जिसने जो टॉपिक लेना है आप लोग उसको देख लें और उन टॉपिक्स के आगे अपना नाम लिख दें, और फिर नेक्स्ट वीक इसी दिन इसी टाइम हमारी जो भी रिसर्च बेस्ड आप लोग करके आएंगे वो आप लोगों ने प्रेजेंट करना होगा इंशाल्लाह ताला। जजाकल्ला खैर। जी सना, आपका कोई क्वेश्चन है? मेरी आवाज आ रही है सबको?
जी आवाज आ रही है आपको? ओके सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लीव कर देते हैं, वरना अदरवाइज मुझे बताइएगा। मैं सॉरी, लीव नहीं करते बल्कि मैं आपको टास्क बता देती हूँ। अदरवाइज मुझे बताइएगा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी ने पूछना है कुछ। ओके सो मैं अब आपको ना एक प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ, आप लोग वो देख लें। उसके बाद मैं फिर वो उस प्रेजेंटेशन का जो भी वो स्क्रीनशॉट है वो मैं डाल दूंगी, तो आप लोग जो है ना वो टॉपिक्स देख लीजिएगा। एक सेकेंड। जी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ये देख लीजिएगा। ये हमारी आउटलाइन है, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, ग्राहम वेलेस 4 स्टेजेस मॉडल, प्रिपरेशन, incubation, illumination, verification. This is the first topic. Second topic is problem identification techniques, the 5 ways, fishbone diagram, Pareto analysis. Third is critical thinking introduction, statement, premise, argument. ये third topic है। हाइजीन ऑफ डिबेट, टाइप्स ऑफ रीजनिंग। अच्छा ये आपने देखना है कि टाइप्स ऑफ थिंकिंग मुझे थोड़ा बड़ा टॉपिक लग रहा है। ये 2 लोग एक साथ कर लें। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी 2 लोग एक साथ कर लें। और क्रिटिकल थिंकिंग इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, प्रीमाइज, आर्ग्यूमेंट, 2 लोग ये एक साथ कर लें। ये मैं स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ, आप लोग काइंडली मुझे वहाँ पे ग्रुप पे जो है ना मेंशन कर दें कि कौन क्या क्या करना चाह रहा है, ताकि फिर वो टास्क असाइन हो जाए और आप लोगों ने फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी दिन इसी टाइम जो है वो इसको प्रेजेंट करना है। आई होप एवरीवन गॉट टू नो अबाउट दैट। ठीक है, इसको हम वाइंड अप करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारकल्लाह फीक।